हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम कुछ चीज़ें अर्थ के बारे में जानेंगे और कुछ सूरज और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे कि सूरज चंद्रमा का रोल क्या है। ठीक है, किस तरह घूमते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सूरज के आसपास अर्थ जो है वो चक्कर लगाता है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उनसे क्या अफेक्ट होता है ना। कैसे दिन चेंज होते हैं, कैसे दिन से रात होती है, रात से दिन होता है, और कैसे मौसम चेंज होते हैं, किस तरह एक साल पूरा बीतता है तब हम उसको एक साल मानते हैं, या फिर पूरे एक दिन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि एक दिन किस कैसे होता है। ठीक है, अब ये चीज़ हम समझेंगे। और आइए ये क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिलता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी में 12 वर्ष रश्मिका एक सुबह उत्सुकता पूर्वक साइकिल चला रही विद्यालय जा रही थी। ठीक है, एक लड़की क्या जा रही थी, विद्यालय। वह बहुत उत्साही थी क्योंकि उसने विज्ञान शिक्षकों ने सुनिश्चित किया था कि उस दिन एक कालांश से सभी विद्यार्थी कुछ रोचक अनुभव को साझा करेंगे तथा उनके व्याख्या करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, रश्मि का ध्यान प्राय इस बात पर जाता है कि अपराह में विद्यालय से लौटते समय नारियल के वृक्षों की छाया प्रातःकाल इनकी छाया की अपेक्षा में छोटी थी। मतलब जो शैडो थी यानी छाया थी किसकी, नारियल के पेड़ की, वो दिन के टाइम तो बहुत बड़ी थी और शाम को क्या हो गई, छोटी हो गई। तो वो क्या हुई, थोड़ी उसको वो आश्चर्यचकित हो गई इस चीज को देख के। इसके साथ ही उसने कक्षा 6 विज्ञान पुस्तक जिज्ञासा पृथ्वी से परे में पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमें ये पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और वह द्वंद्व में पड़ गई। अब वह संशय में थी कि आकाश में सूर्य गतिमान है अथवा पृथ्वी। अब प्रतिमा जो है वो सोच रही थी कि जो पूरा आसमान मतलब पूरा जो सृष्टि है, प्रकृति, उसमें सन जो है वो घूमता है या फिर अर्थ उसके अराउंड घूमता है। मतलब दोनों में से कौन सी चीज घूमती है, ये चीजों में उसका वो सोच रही थी। उसमें ये इसका अब पृथ्वी का घूमना। आपने यह भी देखा होगा कि सूर्य पूर्व में उदित होता है यानी ईस्ट में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, हमें ये बात पता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है, आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने किसी उद्यान में अथवा अपने विद्यालय में चक्रीय हिडोल पर सवारी आनंद लिया है? आइए हिडोल की सवारी के लिए चलते हैं। मतलब हिडोल यानी घूमने वाला जो झूला रहता है वो, ये क्या होता है, हिडोल होता है। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी व्यक्ति हिडोल के धीरे से वामावर्त दिशा में घुमाने के लिए कहिए। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक किधर घूमती है, इस डायरेक्शन में घूमती है ना। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या होता है, क्लॉक के अपोजिट, मतलब जो क्लॉक है उसके अपोजिट घूमना है। क्या आपको आसपास की वस्तुएं घूमती हुई प्रतीत होती हैं? हमें क्या होता है, आसपास की वस्तुएं क्या होती है, घूमती हुई दिखती है। ये वस्तुएं किस दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है? अब हम जब जैसे ही हम उसे एंटी क्लॉकवाइज देख घुमाते हैं तो ये वस्तुएं किधर घूमने को जो वस्तुएं हैं वो किधर घुमाई घूमती हुई दिखाई देती है? जब वह वार्तावत दिशा में घूमते हैं तो आप अपने आसपास की वस्तुएं विपरीत दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए देखेंगे। मतलब जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। वार्तामत दिशा में घूमने में हिडोल में बैठे हुए अपने आप अपने सामने के किसी विशेष वृक्ष अथवा अपनी दृष्टि को टिका दीजिए। अगर आप किसी चीज पे अपनी दृष्टि टिका देंगे तो क्या होगा, आप अपने सामने इस वृक्ष को किसी दिशा में घूमते हुए पाते हैं। क्या यह प्रत्येक क्षण आपकी दृष्टि में बना रहता है? क्या वो प्रत्येक क्षण हमें दिखता है? क्या नहीं दिखता, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही हमें दिखता है या फिर एक पोजीशन के बाद ही हमें दिखने लगता है। वृक्ष आपके परित विपरीत अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। वामावर्त दिशा में घूमते हिडोल को देखने पर आपको वृक्ष आपके बाएं ओर से प्रकट होता प्रतीत होता है। बाएं ओर से यानी उस साइड से, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, हमें घूमता हुआ दिखाई देगा। आइए चक्री हिडोल में सवारी करते समय हमारे अवलोकन का उपयोग करके विचार करें। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य दिशा में प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है पूर्व दिशा में। यह आकाश से पूर्व पश्चिम की ओर गति करता है। कहां से करता है, पूर्व से, ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या करता है, सूर्य गति करता है। क्या इस इंगित करता है कि सूर्य आकाश में गतिमान है?
अथवा यह भी हो सकता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही हो और सूर्य केवल घूमता हुआ प्रतीत होता है। मतलब घूम कौन रहा हो, पृथ्वी घूम रही हो और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है। अब हमें पता है कि बीच में सन होता है, उसके आसपास क्या पृथ्वी क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, उसके आसपास रिवॉल्व करती है। और पृथ्वी की जो एक्सेस होती है, एक्सेस मतलब एक इमेजिनरी लाइन होती है, पृथ्वी अपनी इस पे भी घूमती है, एक्सेस ऐसे गोल गोल घूमती है। ठीक है, इस तरह गोल वो क्या करती है, घूमती हुई दिखाई देती है। पृथ्वी अपने स्थान पर किसी दिशा में घूम रही है। स्थान पे मतलब इस जैसे ये लट्टू घूम रहा है, ये क्या कर रही है, जैसे कि मान लो ऐसे कोई एक्सेस है जो इमेजिनरी एक्सेस है, इमेजिनरी यानी सिर्फ काल्पनिक, और ये हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी अपनी जगह पे क्या कर रही है, घूम रही है। जैसे ये तीन एग्जाम्पल है। आइए हम समझने के लिए घूर्णन करती हुई वस्तु का स्मरण कीजिए करें। तो हमें क्या पता लग रहा है, इस तरह पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी दूरी घूर्णन करती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पूर्व लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्ण करती है। मतलब देखो ये एक्सेस है ना, ये है नॉर्थन हेमेस्फीयर, ये है साउथर्न हेमेस्फीयर, ये है देखो ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमें चार डायरेक्शन पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन का अक्ष क्या है, ये इधर पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूम रही है। और इसको क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमेस्फीयर, सिर्फ इतना। और इतना क्या होता है, साउथर्न हेमेस्फीयर। जैसे कि कोई हेमेस्फीयर होता है या फिर स्फीयर होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्फीयर। जब ये एक बॉल हुई, बॉल क्या होती है, स्फीयर होती है। अगर मैं बॉल को आधा काट दूं तो जो बॉल का आधा पार्ट होगा वो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं आधे को नॉर्थन हेमिस्फीयर और दक्षिण गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली जो लाइन है, इसे कहता है विषुवत व्रत यानी इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या करती है, इस तरह क्या करती है, घूर्णन करती है। तो हमें ये पता लग गया, पृथ्वी जब उत्तरी ध्रुव के ऊपर देखा जाता है तो पृथ्वी वामावर्त दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कहाँ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, मतलब इस तरह घूम रही है। आइए इसे अब एक ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास करें। आप कक्षा 6 पृथ्वी का निरूपण करते के लिए ग्लोब का उपयोग कर चुके हैं। उस पर आपने उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखा को पहचानने की थी। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे में अपने यह भी सीखा कि पृथ्वी का अक्ष उत्तर और दक्षिण ध्रुव में गुजरता है। ठीक है, पृथ्वी का निरूपण करने के लिए ग्लोब का उपयोग कीजिए। उसे अपनी अवस्थिति अंकित करते हुए छोटा स्टिकर लगाए। क्या करना है, छोटा स्टिकर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब अवलोकन की आपकी अवस्थिति पृथ्वी के अक्ष के परिध किस प्रकार घूर्णन करती है। मतलब किस प्रकार क्या कर रही है, ये घूम रही है। घूर्णन किसी वस्तु की ऐसी गति है जिसके जिसमें उसके सभी भाग एक काल्पनिक रेखा में परित बंद वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। इस रेखा को घूर्णन अक्ष कहते हैं। मतलब रोटेशनल एक्सेस कहा जाता है। घूर्णन यानी रोटेशनल एक्सेस, जिस एक्सेस में वो घूमते हैं उसको क्या कहा जाता है, रोटेशनल एक्सेस कहा जाता है। आइए हम और खोजें और समझें कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी में दिन और रात कैसे होती है। सूर्य को निरूपित करने हेतु एक टॉर्च लीजिए, मतलब सूर्य को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टॉर्च ली। अब देखो जैसे ये टॉर्च क्या दिखा रही है, सिर्फ आधे पार्ट में दिखा रही है। मतलब इसमें क्या मतलब इधर हो रहा है डे, और अगर इधर लाइट नहीं आ रही तो इधर क्या हो रहा है, नाइट। फिर ये पृथ्वी जैसे ही घूमती है तो फिर ये वाला पार्ट क्या जाता है, सामने आता है, और ये वाला पार्ट पीछे चला जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि दिन और रात क्या होते हैं, इस तरह चेंज होते हैं। अब टॉर्च लगभग 1.5 मीटर की दूरी रखें, ग्लोब पर प्रकाश डालिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्या आपने ध्यान दिया कि किसी प्रकार ग्लोब का आधा भाग टॉर्च के प्रकाश से प्रकाशमान होता है जबकि दूसरा आधे भाग अंधेरा में रहता है। ये दिख रहा है। ग्लोब के जिस भाग पे प्रकाश पड़ता है वह दिन का समय होता है, और जहां प्रकाश नहीं पड़ता वहां क्या होता है, रात का समय होता है।
भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय पूर्वी भाग में होता है, मतलब कहाँ होता है, ईस्ट साइड में होता है, और इसके पश्चात अन्य भागों में होता है। ग्लोब पर भारत के पूर्वी भागों को देखते हुए ग्लोब को एक दिशा में घुमाइए और इसके पश्चात इसकी विपरीत दिशा में घुमाइए। जब प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है तब घूर्णन की दिशा क्या होगी, मतलब वो किस डायरेक्शन में घूमेगा। जब ग्लोब उत्तरी दक्षिण अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, तो प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है, मतलब कहाँ पे पड़ता है, पहले ईस्ट की ओर पड़ता है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इस चीज को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अब ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं तो पृथ्वी पर अपनी अवस्थिति का अवलोकन कीजिए। क्या यह दिन या रात चक्र से गुजरती है। सूर्योदय तब होता है जब आपकी अवस्थिति प्रकाशमान क्षेत्र में आती है, और सूर्यास्त तब जब आपकी अवस्थिति अंधेरे क्षेत्र में आती है। ये तो हमें पता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण दिन और रात का चित्र चलता है, चक्र, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। पृथ्वी पर सूर्य के सामने वाला भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में रात होती है। अब हम ये जानते हैं, जैसे कि एक्सेस क्या है, ये है, इस तरह रोटेट करिए, सन की रेखा कहाँ से आ रही, तो इतने दिन इधर क्या होगा, दिन होगा यानी डे, और इस एरिया में क्या होगा, नाइट होगा। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमना, मतलब ये इस तरह घूमेगी, मतलब उजाला पहले इधर होगा, फिर धीरे धीरे इधर होगा, फिर इस तरह ये इधर आएगा। तो जब आप ग्लोब में देखोगे तब ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब आप कल्पना कीजिए, क्या पृथ्वी की विषुवत रेखा पर खड़े हैं और पृथ्वी के एक घूर्णन के दौरान आकाश का अवलोकन कर रहे हैं, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। आप अवलोकन करेंगे, क्या आपका अवलोकन चित्र में दर्शाई गई बालिका के अवलोकन के समान है। आप क्या खड़े, इक्वेटर पे खड़े पहले। अब उसने क्या रिप्रेजेंट, क्या समझा, देखते हैं। जब पहली बार वो इक्वेटर इक्वेटर पे खड़ी है यहाँ पर, तो मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हूं और मेरी पीठ दक्षिण की ओर है। प्रातः कालीन सूर्य पूर्व दिशा में मेरी दाहिनी तरफ प्रकट होता है, मतलब जब वो इस तरह खड़ी है तो सूर्य कहाँ आता है, राइट साइड में। फिर सेकंड पोजीशन, मध्याह्न में समय घूमकर नई स्थिति में पहुंच जाती है जहां पर सूर्य ऊर्ध्वाधर सिर के ऊपर दिखाई देता है। जब 12 बज जाती है तो कहाँ दिखाई देता है, सिर के ऊपर। सुबह कहाँ, यहाँ। उसके बाद जब शाम होती है तो पश्चिम, संध्या समय तक मैं आगे घूम जाती हूँ। सूर्य पश्चिम से बाई की ओर मेरी दृष्टि में ओझल होने लगता है, मतलब नहीं दिखने लगता है, मतलब रात होने लगती है, ठीक है। तब क्या इधर होता है। तो ये हमें क्या देखा कि किस तरह इक्वेटर पे खड़े जब होते हैं तो दिन और रात दिखाई देता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पृथ्वी घूम रही है उसके कारण क्या लगता है हमें कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदित होता है, परंतु क्या होता है, सूर्य सिर्फ एक जगह पे रोटेट कर रहा है या फिर खड़ा है, और बाकी अर्थ क्या कर रही है, हर जगह रोटेट कर रही है। मतलब ऐसे जब अर्थ खुद की एक्सेस पे पूरा एक चक्कर लगाती, पूरी एक चक्कर लगाती, तो कितने घंटे होते, 24 घंटे होते हैं। क्या कहा गया, जब पृथ्वी खुद की एक्सेस पे एक चक्कर लगाती है तो क्या होते हैं, 24 घंटे कहे जाते हैं। सूर्य के अस्त होने पर रात्रि प्रारंभ होती है और आकाश में तारे दिखने लगते हैं, हमें ये बात पता है। अब इस पाठ्य पुस्तक में एक पूर्ववर्ती अध्याय समय व गति का मापन में आपने सीखा कि कैसे गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने लोलक के महत्वपूर्ण गुण को पता लगाया, और 17वीं शताब्दी में दूसरे वैज्ञानिक हाइगेंस ने उस गुण का उपयोग करके समय मापने हेतु लोकल घड़ी बनाने के लिए किया। 19वीं शताब्दी के मध्य एक अन्य वैज्ञानिक लियोन फोको ने पहली बार पृथ्वी के घूर्णन के दर्शन हेतु लंबे लोलक का उपयोग किया, मतलब लॉन्ग पेंडुलम का, ये वाला जो पेंडुलम है इसका उपयोग किया। इसमें क्या होता है, जैसे ही पृथ्वी घूमती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। ऐसे डोलते डोलते क्या होती है, पृथ्वी की जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। इससे भारी लोलक एक लंबी डोरी के साथ छत पर लटका देते। 22 मीटर की लंबाई वाला एक फोको पेंडुलम दिल्ली में भारत की नई
संसद संविदा सदन छत रोशनीदार लटकाया गया। यह भारत के विचार ब्रह्मांड में विशालता के साथ एकत्रित करने का प्रतीक है। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो क्या सूर्य की भांति सितारे भी आकाश में घूमते हुए प्रतीत होने चाहिए, मतलब जो तारे हैं वो भी क्या होने चाहिए, घूमते हुए दिखाई देने चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिस वजह से दिन और रात होता है। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी के घूर्णन का तारों का प्रभाव देखने हेतु चलिए इसके साथ भी हम रात्रि आकाश तारों पर ध्यान दे सकते हैं, मतलब रात में तारों को देख सकते हैं। मार्च और मई के मध्य किसी संध्या से आरंभ कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा पृथ्वी के परे अपने रात्रि आकाश में अवलोकन का स्थान और तिथि अंकित कीजिए। यह क्रियाकलाप एक ही रात्रि किया जाना चाहिए, मतलब एक रात में। ध्रुव तारे के सापेक्ष आकाश में सप्तऋषि की स्थिति आरेख बनाइए। उसके बाद ध्रुव तारा नहीं, यदि आपको ध्रुव तारा नहीं दिखता तो सप्तऋषि की दिशा में भूमि पर किसी वृक्ष अथवा भवन की स्थिति के सापेक्ष सप्तऋषि की स्थिति का आरेख बनाइए। अपने आरेख के साथ अपने अवलोकन का समय अंकित कीजिए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसे कि क्या होता है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब उत्तरी तारा नॉर्थ है ना, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो देखो, ये ये फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 5 बजे यहाँ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सप्तऋषि। पूरे पुणे में अवस्थित किसी विद्यार्थी 1 या 2 अप्रैल के बीच में रात्रि को देखे गए सप्तऋषि का निरूपक आरेख, मतलब सप्तऋषि क्या इधर से इधर मूव हो रहा है, तो इससे क्या पता लगता है। 2 घंटे पश्चात सप्तऋषि पुनः अवलोकन कीजिए। क्या आपने किसी स्थिति में हट, मतलब स्थिति उसकी चेंज होती है क्या, इससे हमें बहुत सारी चीजें पता लगेगी। उपरोक्त चरण को 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराएं, मतलब 2-2 घंटे के गैप में दोहराना है। क्या आप अपने अवलोकन कर पाते हैं कि सप्तऋषि ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है, मतलब जो सप्तऋषि है वो ध्रुव तारे की ओर क्या होता है, घूमता रहता है। तो केवल अपने द्वारा निर्धारित वृक्ष अथवा भवन के सापेक्ष सप्तऋषि की गति पर ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध से देखने पर पृथ्वी का घूर्णन अक्ष ध्रुव तारे के बहुत निकट की बिंदु की ओर इंगित करता है। इसीलिए पृथ्वी से आकाश में ध्रुव तारा लगभग स्थिर प्रतीत होता है, मतलब क्या होता है, एकदम स्थिर दिखता है। सभी तारे इसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी पूर्व दिशा की ओर उदित होता है और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता है, मतलब पूर्व की से दिशा से क्या होता है, अंकित होता है, और पश्चिम की क्या होता है, अस्त होता है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, मतलब कहाँ घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, जिस वजह से हमें बाकी चीजें क्या हुई, घूमती हुई दिखाई देती है, जो कि कैसे दिखाई देती, ईस्ट से वेस्ट की ओर। खलोक फोटोग्राफर कैमरे के शटर को लंबे समय तक खुला रखकर दीर्घ उद्भासन छायाचित्र लेते हैं। ऐसी छायाचित्र में तारों की दृष्टि गति वृत्तचापों के रूप अभिलेखित होते हैं, जिन्हें स्टार ट्रेल्स के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट सहित प्राचीन भारतीय खगोल विद्या ने रात्रि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की दृष्ट गति का अवलोकन किया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे, मतलब साइंटिस्ट थे और क्या थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने सामान्य संवतः 5वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्ट लिखा था। आर्यभट्टीय में गोलापथ खंड में 9वें श्लोक में पृथ्वी के घूर्णन के कारण तारों की दृष्टि की व्याख्या की गई। जिस प्रकार आगे बढ़ती नाव में बैठा व्यक्ति स्थिर वस्तुओं को पीछे की ओर गति करते हुए देखता है, उसी प्रकार लंका के लोगों को स्थिर तारे पश्चिम की ओर गतिमान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परिध एक पूर्ण घूर्णन में लगभग आने वाले समय का अनुमान आधुनिक मात्रकों में 23 घंटे 56 मिनट सेकंड लगाए। यह मान वर्तमान में स्वीकृत मान में इतना निकट है कि देखकर विस्मय होता है, मतलब देखकर क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है। मैंने देखा कि वर्ष के अलग अलग महीनों में सूर्यास्त के समय पूर्व में दिखने वाले तारे और तारामंडल बदलते हैं, मतलब क्या होते हैं, जो कॉमेट्स है वो चेंज होते हैं। हाँ, शायद इसीलिए हमें कक्षा 6 वर्षा निश्चित काल में कुछ ही तारों और तारामंडलों को देखने के लिए कहा गया।
परंतु एक वर्ष की अवधि में रात्रि आकाश में उसी भाग में भिन्न भिन्न तारों क्यों दिखाई देते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो तारे वो हमें क्यों दिखाई देते हैं तारामंडल में, मतलब हमें अलग अलग क्या दिखते हैं, कॉन्स्टिलेशन दिखते हैं। तो हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है वो हम देखते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। कक्षा 6 में हमने सीखा कि पृथ्वी अपने अक्ष के परिध घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, हमें ये पता है। यह गति घूर्णन से भिन्न है। परिक्रमा किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर एक बंद पथ पर गति होती है, मतलब सन है यहाँ पे, उसके आसपास इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, जिसमें क्या करती है, ये जो अर्थ है ये इधर इधर से इधर इधर पूरा घूमता है, और ये खुद की एक्सिस पे भी क्या होता है, घूमता रहता है, मतलब इस तरह घूमता है और चारों ओर सूर्य के घूमता है। कोई पिंड किसी अन्य पिंड के परिचित जिस पथ पे गमन करता है उसी उसकी कक्षा कहलाती है। यदि ऊपर से देखा जाए तो सूर्य के परिध पृथ्वी की कक्षा लगभग वृत्ताकार है, मतलब लगभग स्फेरिकल है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, मतलब जब पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाए तो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, जो कि क्या होता है, एक ईयर, और 6 आवर्स। इतने टाइम पे क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटती है, जिसे हम एक साल भी कहा जाता है, जिसमें हम कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर रात्रि आकाश का परिवर्तित होता दृश्य। प्रत्येक संध्या को सूर्य पश्चिम दिशा से में अस्त होता है और तारों से पूरित रात्रि आकाश दृष्टा गोचार हो जाता है। हम जानते हैं कि ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, मतलब पृथ्वी के घूमने के कारण, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सतत परिक्रमा करती है, इसलिए जब हम भिन्न भिन्न दिशाओं में देखते हैं तो पूरे वृक्ष में सूर्यास्त के पश्चात रात्रि आकाश दिखाई देने वाले तारे भी परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब तारे चेंज होते हैं। परिवर्तन चित्र में भी दर्शाया गया है, जैसे कि ये है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो दिसंबर में हमें इधर वाले तारे दिखाई देंगे, मार्च में इधर वाले, जून में इधर वाले, और सितंबर में इधर वाले दिखाई देते हैं। मतलब विभिन्न महीनों में विभिन्न विभिन्न तारे हमको क्या दिखते हैं, कॉन्स्टेलेशन हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। रात्रि आकाश में तारों के पैटर्न में होने वाले इस परिवर्तन को आप भी अंकित कर पाएंगे यदि माह के बाद रात्रि आकाश को पुनः उसी समय अवलोकन करें जिस समय आज अवलोकन कर रहे हैं। मतलब अगर आज रात को आप कुछ तारे अगर आपको दिखे, जब आसमान साफ हो, तो क्या होगा, जब आप अगले साल सेम इसी दिन इसी टाइम पे जब तारे देखोगे तो लगभग आपको तारों की पोजीशन क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। पश्चिम भारत की तापी घाटी में भील और पवार स्वदेशी समुदाय है जो आकाश में कुछ तारों के पैटर्न की उपस्थिति का मानसून की वर्षा के आगमन के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, मानसून में बारिश होगी या नहीं ये वो बता सकते हैं। अब जो ऋतुएं चेंज होती है, ऋतुएं मतलब क्या होते हैं, वेदर्स। वेदर जो चेंज होते हैं वो पृथ्वी की घूमने से ही होते हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं, मैंने ध्यान दिया कि प्रत्येक वर्ष ऋतु एक निश्चित चक्रीय क्रम पर आती है, मतलब एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ समय पर आती है। क्या यह किसी तरह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने से संबंधित है, मतलब जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है क्या वो उससे रिलेटेड है। मैंने यह भी देखा कि ग्रीष्म काल में दिन शीतकाल के दिनों में तुलना में लंबे होते हैं, मतलब गर्मी के समय दिन, मतलब जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, वो गर्मी के टाइम क्या होते हैं, समर के टाइम ज्यादा बड़े होते हैं, और विंटर के टाइम क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठंडी के समय जो जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष अभिलंबित नहीं है, अपितु तो झुका हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, करते समय झुकाव को बनाए रखती है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण यह भिन्न भिन्न ऋतुएं होती है। मतलब अक्ष क्या है, वो झुका हुआ है, ये इस तरह क्या है, झुका हुआ है। उस वजह से क्या आती है, अलग अलग ऋतु आती है। जैसे कि दिसंबर के टाइम पे उत्तरी ध्रुव पे रहती है ना, उत्तरी गोला
जिसमें क्या कौन सा उत्तरी गोला में शीत ऋतु, इधर का आती शीत ऋतु आती। उसके बाद ये मार्च के टाइम सूर्य के क्लोज होता है तो क्या आती है, गर्मी का मौसम आ जाता है। फिर उत्तरी ध्रुव जून, जून में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु, मतलब समर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है। उसके बाद सितंबर, तो ऐसा क्या होता है, हर जगह पे क्या होता है, हर एक पोजीशन पे उसके अलग अलग वेदर्स चेंज होते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां पृथ्वी की कक्षा अंडाकार प्रतीत होती है। जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, अंडाकार शेप में होता है। ठीक है, किस शेप में होता है, ओवल कहते हैं इसको, ओवल या अंडाकार शेप में होता है। जून माह में पृथ्वी का उत्तरी गोला सूर्य और की ओर झुका होता है, जून में सूर्य की ओर झुका होता है, जबकि दक्षिण दिशा गोलार्ध सूर्य से परे की ओर होता है। जैसे चित्र में देखा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह के गोलाकार होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें की निश्चित मात्रा दक्षिण गोलार्ध की तुलना में एक छोटे क्षेत्र में फैलती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है। मतलब नॉर्थ साइड क्या है, ज्यादा फैलती है। अब इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध जून जून माह में 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः उत्तरी गोलार्ध द्वारा मतलब नॉर्थन साइड द्वारा तीव्र सूर्य का प्रकाश अधिक लंबे समय तक प्राप्त करने के लिए ग्रीष्म ऋतु होती है। दिसंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में स्थित विपरीत होती है, यहाँ सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए प्राप्त होता है, कम टाइम के लिए क्या होता है, दिखता है, तो इसीलिए इसमें शीत ऋतु होती है, मतलब विंटर सीजन होते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है उत्तरी ध्रुव, इस गोलार्ध में सूर्य की किरणें की समान मात्रा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में फैले होने के कारण सूर्य प्रकाश अत्यधिक तीव्र होता है। इधर इस गोलार्ध में सूर्य की किरणों की समान मात्रा अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र में फैलती होने के कारण सूर्य का प्रकाश कम तीव्र होता है, मतलब ज्यादा एरिया में फैल रही है तो क्या है, कम तीव्र है। तो इससे हमें ये चीजें पता लगती हैं। जून और दिसंबर के समय क्या चेंजेस आते हैं। इस गोलार्ध में सभी स्थान पृथ्वी के 24 घंटे में घूर्णन काल में 12 घंटे से अधिक समय तक प्रकाश प्राप्त होता है, मतलब 12 घंटे से ज्यादा क्या है, प्रकाश प्राप्त होता है। और इधर क्या होता है, इस गोलार्ध में सभी स्थान 24 घंटे घूर्णन काल में 12 घंटे अधिक समय तक अंधकार रहता है, मतलब 12 घंटे से ज्यादा टाइम तक क्या रहता है, अंधकार रहता है। दक्षिण गोलार्ध में ऋतुएं और दिनों में अवधि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में विपरीत होती है, जहां जून माह शीतकाल और दिसंबर माह में ग्रीष्मकाल होती है। तो हम ये चीज कैसे वेदर चेंज होता है पृथ्वी के घूमने से वो हम देख सकते हैं। पृथ्वी में भिन्न भिन्न ऋतुओं में आगमन से दो गलत कारण दिए जाते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो वह सूर्य के समीप होता है। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य उसके केंद्र से थोड़ा हटकर होता है, अतः पृथ्वी वर्ष भर में भिन्न भिन्न दूरियां पर होती है। तथापि दोनों अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था की दूरियां अंतर अंत्यम कम होती है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के होने के कारण यह नहीं है। वास्तव में जनवरी माह में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो ये क्या है, ये फेक है, ये सब नहीं होता है। ठीक है, उसके रीजन जब हम ऊपर बता चुके हैं। ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वी उसके ज्यादा समीप है तो होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। यह उत्तर अयनात कहलाता है। यह उत्तर अयनांत के बाद की अवधि घटने लगती है, जबकि रात्रि की अवधि बढ़ने लगती है। इस गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के आसपास होता है, जिसे दक्षिण अयता अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च तथा 23 मार्च दिसंबर के आसपास दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों को क्रमश वसंत विषुवत एवं हेमंत विषुवत कहा जाता है। मतलब 6-6 महीनों के लिए क्या होती है, उजाला और डार्कनेस दोनों 12-12 घंटे के लिए होते हैं। उत्तरी ध्रुव पर विषुवत दिवस 21 मार्च को सूर्य की पूर्व दिशा में उदित होता है, सतत 6 माह तक आकाश में बना रहता है। 22 सितंबर को सूर्य अस्त हो जाता है। दक्षिण ध्रुव इसके विपरीत व्यवहार परिलक्षित होता है। इस प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों में सतत 6 माह तक सूर्य चमकता है
उसके बाद आगामी 6 माह तक वहां अंधकार छाया रहता है। अब विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और 12 घंटे अंधकार रहता है। मतलब इक्वेटर पे क्या रहता है, 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और 12 घंटे अंधकार रहता है। विभिन्न महीनों में विषुवत यानी इक्वेटर रेखा पर पड़ने वाले सूर्य की किरणें तीव्रता से बहुत कम अंतर होता है। अतः भारत के दक्षिण राज्य विषुवत रेखा के निकट है, वहां ऋतु परिवर्तन प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं होता। अन्य प्रभाव जैसे स्थानीय भूलोगीय बाकी चीजें होती हैं। अब ग्रहण कैसे होता है वो देखते हैं। दिन और रात का चक्र ऋतु पृथ्वी पर जीवन बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर करता है। क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच परिक्रमा करने वाले दो ग्रहों द्वारा सूर्य में आने वाला प्रकाश अवरुद्ध किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है। जैसे कि दो प्लैनेट्स के द्वारा क्या सूर्य का जो प्रकाश है वो रोका जा सकता है। कि हम ग्रहण के बारे में सीखते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य की तुलना में बुध और शुक्र ग्रह अत्यंत लघु आकार के दिखने के कारण सूर्य के आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने से कभी पूर्णतः नहीं रोक पाते। तथापि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा ऐसा कर सकता है। याद कीजिए कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि चंद्र का अ, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब खुद का पृथ्वी का उपग्रह, और यह पृथ्वी के चारों ओर वैसे ही घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब सूर्य ग्रहण, किसी निश्चित समय पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा इस प्रकार आ जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश को हम तक नहीं पहुंचने रोक देता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। संभवतः सोच रहे होंगे कि चंद्रमा सूर्य तक तो बहुत छोटा है, फिर भी यह आकाश में चमकते हुए सूर्य का प्रकाश हम तक कैसे अवरुद्ध कर देता है। तो अब हम देखते हैं। अपने मित्र को सामने लगभग 5 मीटर दूरी पर खड़ा होने कहिए, उसके सिर में को हम सूर्य मान लेते हैं, है ना। अब आप अपनी एक आंख बंद कीजिए और मित्र की ओर अपने एक अंगूठा ऊपर कीजिए, जैसे चित्र में दर्शाया गया। क्या आप अपने मित्र को पूरे सिर और अपने अंगूठे से ढक सकते हैं? हाँ, ढक सकते हैं। आप अपने अंगूठे से अपने मित्र के पूरे सिर को ढक सकते हैं, जबकि आपका अंगूठा आपके मित्र के सिर वास्तविक में छोटा है। इसको क्या कहा जाता है? आभासी अमाप कहा जाता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों के आभासी अमाप एक जैसे होते हैं। चंद्रमा का अमाप सूर्य से बहुत छोटा होता है। हुए भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा हमारे बहुत निकट है। मतलब जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी के क्या है, ज्यादा निकट है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा को ढकता हुआ प्रतीत होता है। जब भी बुध और शुक्र ग्रह अमाप में चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक बड़े हैं, परंतु वे चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत दूर है। मतलब वो दोनों क्या है, पृथ्वी से दूर है। अतः उनके आभासी अमाप सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जब सूर्य शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच गमन करता है तो यह सूर्य के चमकदार पृष्ठ के सामने से गुजरते हुए एक सूक्ष्म काले धब्बे के भांति दिखाई पड़ता है। यह एक दुर्बल घटना है जिसे शुक्र ग्रहण का परागमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रहण कहा जाता है। अब देखो होता क्या है। सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं, ठीक है, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इतने इतने एरिया में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ये वाला स्पॉट होता है, इसे क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण। और ये मतलब सॉरी, पूर्ण सूर्य ग्रहण, और इसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। मतलब यहाँ पे हल्का हल्का अंधेरा होता है और एकदम डार्क अंधेरा किधर होता है, इधर होता है। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। इस तरह कहा जाता है। कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं, जैसे कि ये कभी आपने देखा होगा आंशिक सूर्य ग्रहण ये होता है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के पश्चात जब चंद्रमा दिखता है और ये सूर्य और चंद्रमा हटता है और सूर्य हमें दिखाई देता है। पर्दे पर बना सूर्य का प्रतिबिंब ये हमें दिखाई देता है। बहुत सारी गेंद पर दर्पण, है ना, बहुत सारी चीजें जिससे हमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज के टाइम पे कहा जाता है कि ये क्या है, एक बुरा टाइम है ना। हिंदू में क्या कहा जाता है, एक बुरा टाइम है जिसमें आपको घर के अंदर रहना पड़ता है, आप नहीं देख सकते। पर ये सब कुछ नहीं होता, ये एक साइंटिफिक चीज है जिसे हम देख सकते हैं। अब देखो सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सुरक्षित विधि। सूर्य ग्रहण के समय
हो सकता है कि आपका मन सीधे इस घटना को देख के करे कि आपको लगे कि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक तीव्र नहीं होगा, मतलब इतना ज़्यादा तेज नहीं होगा, आपकी आंखों को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य एक प्रकाश इतना तीव्र होता है कि आंखों को क्षति पहुंचा सकता है और अंधेपन का भी कारण बन सकता है। अतः सूर्य ग्रहण को सीधे देखने के बचना चाहिए। धूप का चश्मा, द्विनेत्री दूरबीन अथवा दूरदर्शन का उपयोग भी इस घटना के प्रत्यक्ष रूप का नहीं देखना चाहिए, मतलब इन चीजों से भी क्या नहीं है, नहीं देखना चाहिए। प्रायः कृत्रिम नभोमंडल खगोलीय क्लब जैसे खगोलिक संगठन सूर्य ग्रहण के समय इसके अवलोकन हेतु विशेष सत्र आयोजित करते हैं। इस प्रकार के सत्रों सहभागिता सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सबसे अच्छी विधि है। मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट नहीं देखना है, इस तरह बहुत सारी चीज तकनीकी होती है, उस तरह दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में ही लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का अवलोकन और अभिलेखन करते आए हैं। जब इन ग्रहण के कारण ज्ञात नहीं थे, तब लोग इन घटनाओं के समय भयभीत हो जाते थे, मतलब डर जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य जो पृथ्वी का ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है, उसकी किरणों को यदि कोई अल्पकाल के लिए अवरुद्ध करे तो यह उन लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का कारण हो सकता है। विश्व के विभिन्न भागों में सूर्य ग्रहण के साथ अनेक अंधविश्वास जुड़े हैं। उदाहरण के लिए यह मान लिया जाता है कि सूर्य ग्रहण दौरान भोजन करने या खाना पकाने, घर से बाहर जाने जैसी गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। किंतु अब हम यह जान गए हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, फेक होते हैं। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कभी कभी ऐसी स्थिति बनाती कि पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। यह परिघटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पूरे पटल पर पड़ते हुए देखते हैं। चंद्र के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति क्रम व्यवस्था हो जाती है। मतलब क्या जाती है, तीनों को एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये तो इधर हमें क्या दिखता है, पूर्ण चंद्रमा दिखता है, ये आंशिक चंद्रमा यानी आधा चंद्रमा, और इधर भी क्या दिखता है हमें, हाफ चंद्रमा दिखता है। तो ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। जब चंद्रमा पूर्णतः पृथ्वी की छाया में होता है तो इस परिघटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा का चमकदार पटल गहरे लाल रंग का दिखाई देने लगता है और जब तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर नहीं निकलता यह ऐसा ही बना रहता है। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में होता है तो शेष दिखाई लगता है, जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी चीजें होती हैं। सैलेटेरियम ऐप एक निशुल्क कंप्यूटर रूपांतर है। इसका उपयोग करके आप निकट भविष्य में ऐसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी अवस्थिति में देख सकते हैं। कोराइन कोडाइनाल और विदेशाल दक्षिण भारत की सुंदर पालिन पर्वत श्रृंखला अवस्थिति है और 100 वर्ष से अधिक समय से सूर्य संबंधित जानकारी आंकड़े प्रदान कर रही है। तो ये क्या एक कह सकते हो आप। अब वैज्ञानिक का परिचय। एम के वेपू बप्पू आधुनिक भारतीय खगोलीय जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के अनेक यंत्रों, दूरदर्शक जैसे नैनीताल के निकट मनोरा शिखर और केवलुर में दूरदर्शकों की स्थापना के प्रयास नेतृत्व किया। केवलुर के वेधशाला का नाम उनके नाम पर रखा गया। इन्होंने मुख्यतः तारों पर कार्य किया और एक धूमकेतु भी खोज की। इन्होंने सूर्य ग्रहण का अध्ययन करके विश्व में विभिन्न भागों की यात्रा भी की। तो ये हमें साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। अब संक्षेप में हमने क्या देखा, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चंद्रमा लगभग 24 घंटे पूर्ण करती है। मतलब अगर एक पृथ्वी अगर अपनी एक्सिस पे एक सर्कल घूम लेती है तो क्या होते हैं, 24 घंटे। और अगर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते तो होते 365 दिन और 6 घंटे यानी एक साल। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इस परिक्रमा पूरा करने पर यह लगभग 1 वर्ष समय लेती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के अपेक्ष अभिलंबवत नहीं अपितु झुका हुआ है। ऋतु परिवर्तन
पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव के तथा इनकी गोल आकृति के कारण होते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है, सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने को रोक देता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा तक जब नहीं पहुंचता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना, हमने सूर्य, चंद्रमा और अर्थ के बीच में कुछ रिलेशंस जाने, ऋतु कैसे आती है अर्थ में ये जाना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है ये समझा, एक साल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऋतुएं कब उत्पन्न होती है, वेदर कब चेंज होता है ये हमने देखा। तो इस चैप्टर में हमने इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जाना। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।